आज इस इंटक का 33वां महाधिवेशन यहाँ हम बना रहे हैं। इस तालकरोटा स्टेडियम में मैं 4-5 बार इस इंटक के मीटिंग में हिस्सा लिया हूं और कभी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, कभी आपने राहुल गांधी जी को भी बुलाया था और कभी आपका जनरल जो हर साल जो ऐसा एक अधिवेशन होता है तो उसमें हमेशा किसी ना किसी रूप में मुझे यहाँ आमंत्रण दिया जाता है। दोस्तों, इंटक के 73वें प्लेनरी सेशन के उद्घाटन समारोह में पधारे सभी साथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। श्रमिकों से जुड़े मुद्दे मेरे दिल के काफी करीब है, इसलिए नहीं कि मैं यूपीए सरकार में भारत का लेबर मिनिस्टर रहा, बल्कि इसलिए मैंने खुद काफी लंबे समय तक मजदूर संगठन में काम किया है और इस कारण मेरे काफी निजी अनुभव भी है। और गौरवशाली इतिहास वाली इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को गांधी जी और सरदार पटेल जी के आशीर्वाद से इसकी स्थापना हुई। इस मौके पर आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बाबू जगजीवन राम जी, अरुणा आसफ अली जी, लोहिया जैसे अनेक नेता और दिग्गज मौजूद थे। यह संगठन क्यों बना और इसके पीछे की लंबी कहानी है, लेकिन आज जरूरत इस बात पर चिंतन करने की है कि जिस मकसद से इंटक बना था, हम उसे आगे बढ़ाने की कितनी सफलता हमको मिली है या हम वो काम कर रहे हैं। आगे का रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये भी बड़ा आज के दिन महत्वपूर्ण है। गांधी जी के सिद्धांतों को और आदर्शों से प्रेरित इंटक तमाम क्षेत्रों में देश के मजदूरों का भरोसा जीता। सबसे बड़ा मजदूर संगठन बना। ये देश का अकेला ऐसा मजदूर संगठन है जिसकी 2 बार अध्यक्ष महिला नेता डॉक्टर श्रीमती मैत्रेयी बोस और 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी इसके अध्यक्ष रहे। संविधान के बाद भारत में सर्वश्रेष्ठ संविधान बना, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मजदूरों का खास ध्यान रखा गया। संविधान के आर्टिकल 41, 42, 43, 43A, 43B में श्रमिकों को व्यापक हित और विकास के लिए प्रोविजन किया गया। आगे कांग्रेस की सरकारों के दौरान इनमें आर्टिकल जो 43 की मैं जिक्र किया या 43B की, ये भी इसमें शामिल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच का नतीजा था जब दुनिया में बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में
सबको वोट का अधिकार नहीं था। उस समय मालिक और मजदूर को एक साथ वोट का अधिकार मिला। हर अडल्ट स्त्री और पुरुष को वोटिंग का राइट मिला, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में बहुत लोकतंत्र बड़े बड़े देश के, या यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, इन देशों में महिलाओं को वोटिंग पावर नहीं था एक साथ। कई दिनों के बाद, कई जद्दोजहद के बाद उनको वोटिंग का अधिकार मिला। लेकिन इस देश में जिस दिन संविधान बना, जिस दिन उसका स्वीकार हुआ, उस दिन से स्त्री और पुरुष को, मजदूर को, मालिक को समान वोट मिला। ये कांग्रेस की देन है। बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस क्या की? अरे भाई, आपको अडल्ट फ्रेंचाइज में सबको समान दृष्टि से वोटिंग का अधिकार मिला। उस अधिकार से आप एमएलए बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, फिर भी हमको पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया? तो ये सोचना चाहिए और हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कभी हमारे मजदूर भाई हो, लीडर भी, नहीं साहब वो मोदी की बहुत जोर चली है, ऐसा हाथ पकड़ के बोले। अरे जनता के सामने किसी की नहीं चलती है, और मजदूर के मूवमेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मजदूरों ने अनेक देशों में अपनी हुकूमत बनाई है, मजदूरों की हुकूमत बनी है, तो वो इकट्ठा होने के बाद ऐसा होता है। लेकिन जब इस संस्था में मजदूरों के विचार के खिलाफ जब लोग घुसते हैं, अंदर आते हैं, तब बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उनके विचारधारा को और मजदूरों के कल्याण के विचारधारा को सूझबूझ नहीं खाता। तब वो लोग कुछ ना कुछ करके ऐसे मूवमेंट को दबाते हैं। बीजेपी आरएसएस के एजेंडे में तो हमेशा बड़े उद्योगपति थे, मजदूर तो कभी रहे ही नहीं। जब श्रमिकों के संगठन मजबूत हुए तो मालिकों के हक में आरएसएस ने मजदूर का संगठन खड़ा किया। वो इंटक के खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि वो मालिक के एजेंट थे। वो लोग मजदूरों की भलाई नहीं चाहते थे, सिर्फ उद्योगपति के भलाई के लिए और मजदूरों में फूट डालने के लिए आरएसएस ने ये मजदूरों का संगठन भी बनाया। आर्थिक क्षेत्र में मैं पीटे पिटाए मुहारों के शब्दांजल में फंसे बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का जो नेतृत्व किया, उन्होंने अपने नेतृत्व में देश में 4 तरीके के इकोनॉमी को स्वीकार किया। अगर वो चारों प्रिंसिपल्स यानी चारों तत्व को अगर मान के हम चले तो इस देश की भलाई होगी। एक तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की फिलॉसफी की, फिर उसके बाद में पब्लिक सेक्टर, फिर उसके बाद में कोऑपरेटिव सेक्टर, फिर जॉइंट सेक्टर। ये सारी चीजें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हर सेक्टर में अलग अलग, चलो पब्लिक सेक्टर भी बनाओ, प्राइवेट सेक्टर भी बनाओ, जॉइंट सेक्टर भी बनाओ, कोऑपरेटिव सेक्टर भी बनाओ, ये सब लोगों के हित में है, उन्होंने कहा। लेकिन आज कहीं भी सोशल जस्टिस नहीं है और सभी लोग इसमें आज हमारे मजदूरों का शोषण करने में लगे हैं और
मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी मिली तो भारत में सुई भी नहीं बनती थी। अभी हमारे जो करण सिंह जी ने बताया, अपनी जरूरत की 90% मशीनें और उपकरण विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन 1974 में केवल 9% हम बाहर से मंगाते थे। तो आप सोचिए 81% हमने लोकल बनाने के, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बनाने की कोशिश की। ये अचीवमेंट कांग्रेस का है, इसमें क्यों डरते हो? आप बोलिए। ये सब आज जो बोल रहे मोदी, सब लोकल मेड, लोकल विमान को बताते हैं ये भी लोकल मेड है, किसी जगह जाते हैं इंजन को बताते हैं रेलवे, ये भी लोकल मेड है। फिर भाई 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप अहमदाबाद से बॉम्बे तक, मुंबई तक 1 लाख करोड़ में जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे। कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन? कोई मजदूर बैठ के आया क्या उसमें? अभी आया? नहीं आया। ऐसी झूठे वायदे करते हैं। और हमने रोज जो रेल बिछाई उसके ऊपर उनकी गाड़ी चलती है और हरा झंडा हाथ में लेके फिराते हैं। क्या नया लाइन कोई डाले? सिर्फ इंजन बदलना, नाम देना अलग अलग, वंदे भारत, वंदे मातरम, अलग अलग नाम से। कोई एक्सप्रेस, कोई और तेजी से भागने वाला। अरे यहाँ पर 80 से ज्यादा भागता ही नहीं। फिर भी ये कहीं भी जाते हैं, जब चुनाव आता है तो हरी झंडी बताने के लिए वहां एक ट्रेन को तैयार करते हैं, तैयार करके वहां जाते हैं। अब हमारे कर्नाटक में गए थे, वहां जाने के बाद वो बेंगलुरु से एक ट्रेन उन्होंने, जो हमने पहले ही छोड़ा था वाराणसी के लिए, जब मैं रेलवे मिनिस्टर था, एक वाराणसी के लिए, एक वैष्णो देवी के लिए, एक हमारे अजमेर के लिए। सो उसी को इंजन बदले, कलर बदला और हरी झंडा लेके ठहरे, मैं वाराणसी को भेज रहा हूँ, वाराणसी। काम ने हमने किया। अब ये तो ऐसा हो गया, मेहनत करे मुर्गी साहब, अंडा खाए फकीर साहब। अरे मेहनत तो कांग्रेस वालों ने किया, मजदूरों ने किया और देश के हित में किया हमने। हम कभी ऐसा नहीं कहे कि सब कुछ हमने किया है, लेकिन हमने ये जरूर कहा हम जो किए हैं वो आपको बताए हैं, लोगों के सामने है। और रोज उठ के कांग्रेस को टीका करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस नेहरू जी के दौर में हिंदुस्तान शिपयार्ड किसने बनाया? HMT किसने बनाया? BHEL किसने बनाया? स्टील प्लांट किसने डाला? IIT, IIM, एम्स, नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, ONGC और रेलवे के कई कारखाने बने। भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसे कई बांध बने, जिनको आधुनिक भारत का मंदिर और तीर्थ यात्रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे। हम आपके जैसे नकली नहीं थे, हम असली हैं, देश को बनाने वाले हैं। ये सब बना के दिखाए हैं और इसमें लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उसको कम करते करते आ रहे हैं। वो भी आंकड़ा मैं देता हूँ, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको ये मालूम हुआ, आप सैकड़ों लोगों से ये बात कर सकते हैं। हालांकि आपको मालूम है, फिर भी मैं आप ये मेरे विचार दोहरा रहा हूँ। तो वो
क्योंकि ताकि वो लोगों तक पहुंचे, मजदूरों तक पहुंचे, नीचे वर्गों तक पहुंचे। इसलिए आजादी के बाद लेबर वेलफेयर की दिशा में ऐतिहासिक काम हुआ। सामाजिक सुरक्षा के सबसे ज्यादा संगठन भारत में है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में बना, ESI एक्ट 1948 में बना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में बना, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 में बना। जैसे कई कानून बने, 1958 में सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन बना। बड़ी संख्या में रोजगार दफ्तर भी खुले। मैं पूछता हूं, इसमें से कौन सा एक्ट मोदी जी और शाह जी बना के दिए हैं, आप बताइए। ये एक्ट सबने बनाया लेबर के लिए। इन्होंने क्या किया, मजदूरों को नए एक्ट वेलफेयर मेजर लाने के बजाय इन्होंने जो हमने बनाया था उसको 4 कानून में बदलकर एक कोड करके खत्म किया। मजदूरों के वेतन और सामाजिक सुरक्षा के साथ बड़ी संख्या में मजदूरों वाले प्रमुख क्षेत्रों के श्रमिकों के वेतनमान पर अलग से ध्यान दिया गया। पीएफ की सबसे पहली व्यवस्था 1948 में कोयले खानों के मजदूरों के लिए हुई और 1952 में इसका विस्तार हुआ। यूपीए शासन में श्रमिकों के हित में कई काम हुए। के इतिहास में 2010-11 में जब मैं लेबर मिनिस्टर था, तब ब्याज दर सबसे अधिक 9.5 की गई। आज तक इन्होंने 9% तक भी नहीं आए, हमेशा 8.5% कुछ है ना, 8.2, 8.5 कुछ भी बोलो। अरे हमने 9.5 किया, फिर भी हमारी तारीफ नहीं होती, कांग्रेस की तारीफ नहीं होती, इन तक की तारीफ नहीं होती, क्योंकि ये सब आपके दबाव के वजह से हमने किया, आपके प्रेशर में किया। अगर आप नहीं कहते थे तो हम करने का सवाल ही नहीं था। कोई रोए तो ये दूध पिलाना ना। तो ये जो चीजें हैं, इनमें वर्कर्स के लिए कोई नहीं है। और 2010-11 तो 9.5 दिए थे और 2022 तक 500 मिलियन कुशल श्रमिकों के लिए योजना बनाई, स्किल डेवलपमेंट। हमारे समय देश में 10,750 ITI खुले। कितने? 10,750 ITI खुले। इसमें सरकारी 500 ITI हमने खोला। इसलिए खोला कि स्किल वर्कर्स हमको मिले। इन्होंने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट अपना एक नाम नया देकर आज तक कोई नए ITI गवर्नमेंट के खोले नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के जब खोलेंगे तभी गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। अगर ITI अगर प्राइवेट कितना भी करेंगे तो गरीब के बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को उसका फायदा नहीं होगा। उसीलिए हमने 500 ITI खोले और 10,750 ITI में ज्यादा से ज्यादा संख्या बना के दी और अपग्रेडेशन भी की। 100 मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने खोला। जर्मनी और दूसरे देशों के सहयोग से इस बाबत ऐतिहासिक काम हुआ और
जो नक्सल प्रभावित इलाकों और पूर्वोत्तर हमने खास ध्यान दिया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उसी वक्त शुरू हो गई। तो आज वो बोल रहे नए नए जुबान, जरा भाषण देने की जुबान रहने से वो जरा ज्यादा बात करते हैं। लोग क्या उनके बातों को मोहित होते हैं? काम तो कुछ नहीं करते, हम तो काम करते हैं लेकिन इधर नहीं देखते। लोग कभी कभी भाषण सुनते रहते हैं, मन की बात। अरे हम तो काम की बात करते हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने मजदूरों के अधिकारों पर चोट पहुंचाई। पहले का बयान लेबर वेलफेयर का ढांचा नष्ट कर दिया। सालों की मेहनत से कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों की रक्षा में जो कानूनी उपाय किए उसे चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए कमजोर कर दिया और श्रमिकों के शोषण के लिए खुली छूट दे दी। भारत 1922 में आईएलओ का परमानेंट सदस्य रहा। श्रमिकों के हितों की रक्षा संबंधित सभी कन्वेंशन का पालन करने के लिए हम बाध्य थे। ये रेड्डी साहब भी जानते हैं, वो खुद हमारे साथ कई बार स्विट्जरलैंड आए थे, दूसरे जगह भी आए थे। तो हमने जितना कन्वेंशन इंप्लीमेंट किए हैं शायद ही दूसरे कोई सरकार नहीं की। और सारे विपक्ष के विरोध के बाद भी लेबर कोड्स को मोदी सरकार ने कोरोना काल में पारित करा दिया, जो आईएलओ कन्वेंशन की भावना के भी खिलाफ था। लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे पहले हमारे पास छोटी मोटी कुछ गलतियां होती, कांग्रेस के पीरियड में सब रास्ते बंद होते थे, सब जगह टकराव होता था, तोड़फोड़ होती थी। और वो कराने वाले कौन? वही लोग आरएसएस के मजदूर संगठन वाले ही। आज वो गपचुप है, वो कुछ बात ही नहीं करते हैं क्योंकि सरकार उनकी है। और बाकी के वक्त हमको कहते थे रेड्डी साहब को ले जाना, सब पार्टी सब यूनियन का लीडर आगे करना और हमको कहना कि सब यूनियन मजबूत। फिर आप आज कहाँ हो, कहाँ है वो लोग? वो लोग की जबान बंद हो गई, आवाज उठ रही नहीं, कुछ बोलते नहीं है। इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इतनी महंगाई हुई, तो उनका आवाज बंद है। लेकिन मोदी सरकार इन काले कानूनों के बाद एक और कानून बनाया। आप समझ सकते हैं ये कौन सी कानून है? हड़ताल करने पर 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। हड़ताल के लिए चंदा या मंच देने वालों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान उन लोगों ने किया जिनके भाषणों में दिन में 2 बार तो इमरजेंसी के बारे में बोला जाता है। वो लोग कर रहे हैं ऐसे कानून, जुर्माना करना, जेल में भेजना, ये सारी चीजें वो लोग। और बीजेपी आरएसएस नेता ये तो नारा ऐसा लगाते हैं, श्रमेव जयते।
ESIC लाभार्थियों की संख्या 2017-18 में 3 करोड़ 11 लाख थी। ये सुनिए, ESI लाभार्थियों की संख्या 2017-18 में 3 करोड़ 11 लाख थी और वो घटकर 21% गिरकर आज 2 करोड़ 47 लाख हो गई है। तो कितने लोग वंचित हो गए ESI से। और रोज एडवर्टाइजमेंट देखिए, वो ESI बढ़ रहा, हमने इतने कार्ड दिए, इतने लोग जुड़े। लेकिन ये जो है, हमने आंकड़े जो लिए, पार्लियामेंट में जो हम क्वेश्चन डालते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, उसी के उत्तर में हमको मिला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वो मजदूरों के बहुत, गरीबों के बहुत बड़े नेता और सरकार है। अब दूसरी चीज, मोदी सरकार अमीरों और गरीब बनाने में जुटी है। उसे मजदूर, किसान नहीं दिखता। देश के टॉप यानी सबसे ऊपर 5% लोगों के पास 62% दौलत है। 5% लोगों के पास 62% दौलत है। वहीं नीचे 50% लोगों के पास केवल 3% दौलत है। और GST जिसका आवंटन होता है सब राज्य को, और जो GST हम देते हैं, जो आमदनी सरकार को होती है, उसमें नीचे के 50% आबादी 64% GST देती है और अमीरी को सबसे कम 3-4% उनका होता है। लेकिन हमारा पूरा पैसा LIC के थ्रू, बैंकों के थ्रू, सबके थ्रू चलता है। आज दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हमको ये कहते थे जब नरेगा योजना श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने लागू की थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा 2021 में कि जब वो आए 2014 में, तब उन्होंने कहा कि मनरेगा मैं कभी नहीं निकालूंगा क्योंकि ये UPA सरकार का विफलता है और जीता जागता स्मारक है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन यही मनरेगा 2020-21 के आंकड़े कहते हैं 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनके जमाने में वो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर थे, उनको नीचे लाए। क्यों लाए? जो मनरेगा में पैसे मिलते थे वो कम कर दिए, पैसा देना बंद कर दिए, और उसी के वजह से कोविड में लोग बच गए, माइग्रेंट वर्कर्स बच गए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स बच गए। तो ये हमारी देन है लोगों को बचाने की, और उनकी देन है लोगों को खत्म करने की, मारने की, और ऊपर से फिर बड़े बड़े बात करते हैं। और पब्लिक सेक्टर दुनिया भर में भारत की एक अलग अलग पहचान बनाई। वो जो पब्लिक सेक्टर की बात मैंने की थी, भाई पब्लिक सेक्टर क्यों बंद कर रहे हैं? Why you are stopping public sectors? In this country 247 public sector units are there and 188 public sectors are under profit,
और केवल इसमें चंद पब्लिक सेक्टर नुकसान में है। और ये जो पब्लिक सेक्टर में हमने फायदा कमाया है या आपने कमा के दिया है वो है 2,49,49 यानी 2,49 lakhs। और बाकी का जो घाटा है केवल 15,000 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट है 2,49 lakhs और घाटा है सिर्फ 15,000 करोड़। तुम बंद कर रहे हो। अरे एक अदानी को 80,000 करोड़ लोन देते हो, लेकिन यहाँ पर जो मजदूर जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स 2,49 लाख फायदा करते हैं तो उनके पेट पे आप लात मार रहे हैं, बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। ये मोदी साहब ने गुजरात में बोला था जब वो चीफ मिनिस्टर थे। फिर बिजनेस करना नहीं है तो क्या है भी? बिजनेस भी करना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना, सब लोगों को खुशहाली से रखना आपका काम है। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का याद आज किया जाता है, लेकिन इनके पास वो नहीं है। मैं थोड़े आंकड़े इसलिए बता रहा हूं, क्षमा कीजिए थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी हमको बताना होगा। सर, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में 2014 में जब हमारी सरकार थी 13,51,000 लोग काम करते थे। कितना? 13,51,000 लोग काम करते थे। आज मोदी सरकार के अंदर 8,41,000 काम लोग करते हैं। तो आप ही सोचिए कितना कम हो गया। 5 लाख नौकरियां इसी में कम हो गए। और ये कहते हैं हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कहाँ हुई तुम्हारे 2 करोड़? ये पब्लिक सेक्टर के आंकड़े हैं, मेरे नहीं है। ये पार्लियामेंट में उन्होंने जो दिया है वो है। और बैंक्स में 8,86,000 इतने एम्प्लॉइज थे। आज कितने हैं? 7,80,000। तो करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया। रेलवेज में 18 लाख लोग थे, वो घटकर थोड़े कम हो गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में रेलवे में काम करते थे। आज 11,08,000 लोग काम करते हैं। तो 7 लाख नौकरियां चले गए। मोदी सरकार एक एक कर तमाम पब्लिक सेक्टर्स को खत्म कर रही है। और ये अश्योर्ड जॉब्स हैं जो गरीबों को मजबूती से ठहरने के लिए, पेट भरने के लिए, बच्चों के स्कूल के जाने के लिए, संसार चलाने के लिए, बेफिक्री से काम करने के लिए इसका फायदा होता है। उस अश्योर्ड जॉब्स को निकालकर आप डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स ये बना रहे हैं। तो ये चीजें अमीरों के फायदे के हैं, लेकिन गरीब को नुकसान पहुंच रहा है। और इतने नौकरियां रोज चले जा रहे हैं। और ये जो पैसे आज अमीरों के पास जा रहे हैं, 80,000 करोड़ किसका गया? LIC जो पॉलिसी होल्डर्स है, जो अपने बच्चों के लिए रखते हैं, बूढ़ों के लिए रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कर लेते हैं, उसमें से निकाल के दिए। हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, वो निकाल के कर्ज इनको दिया जाता है। और आज हमारे देश में
35 वर्ष आयु के युवा 65% है। उसके सभी उसके जो काम करने के योग्य है 35 के नीचे के उतने 65% है। उनको कहाँ काम है? तो उनको काम भी नहीं। 2 करोड़ वायदा किए थे वो भी भरे नहीं। कम से कम 30 लाख वैकेंसीज गवर्नमेंट में है, वो तो भरी है। 30 लाख, not 1 lakh, 2 lakh, 30 lakhs vacancies are there. You fill up. Instead of that, Modi ji goes in Vignan Bhavan or somewhere in Lucknow. He is giving appointment orders. That the under secretary can do it, not prime minister. ये तो अंडर सेक्रेटरी अपने सिग्नेचर से भेजता है। भाई आप क्यों पर्चे बांट रहे हो अपॉइंटमेंट के? अरे यहाँ 30 लाख वैकेंसी भरो, तुम्हारे 18 करोड़ नौकरियां कहाँ गए? वो भी जुमला, वही खुद ही बोलते हैं वो ये जुमला है। 15 लाख वो भी जुमला है। तो समझ लीजिए जो कुछ मोदी जी और शाह जी कहते हैं वो सब जुमले हैं। ये मैं नहीं कहा, वही लोग कहे और कह रहे हैं। तो जुमले बोलने वालों पर भरोसा मत करो, जो काम करके दिखाए आपके आंखों के सामने है। ये ऑडिटोरियम उन्होंने बना, आप जो बैठे आपके उनके जमाने में बना। तो आप कोई बगैर काम किए हर चीज की क्रेडिट लेते हो और फोटो निकालते, सेल्फी, कहीं भी जाओ एक सेल्फी निकाल। मजदूरों के पास वो तो दूर रहते हैं, ऐसा निकाल। फॉरेन में सेल्फी। अरे ये सेल्फी के लिए जाते हो क्या देश के डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट लेने के लिए जाते हो? ये उनका काम है। और आज 12 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। वो MSME और दूसरे जो छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं उनको। और आज लोकतंत्र में हमको संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करना है। और मैं आपसे विनती करता हूं, अगर ये आप नहीं करेंगे, संविधान नहीं बचाएंगे, लोकतंत्र नहीं बचाएंगे, तो इस देश में डिक्टेटरशिप आएगा और सबको खत्म कर देगा। ये ध्यान में रखिए। संसद को भी सरकार एक रबर स्टैंप बनाई। जैसा हम कुछ बात रखना चाहते हैं गरीबों के ओर से, तभी हमको वहां पर ना मान्यता, ना हमारे कानून को मान्यता। हम जो रखते हैं उनके सामने वो एकदम पास कर लेते हैं। हमारे 15 लोगों को नोटिस मिला, एक महिला सदस्य को सस्पेंड किए। क्यों? अरे वो गरीबों की आवाज उठा रहे थे, अदानी की आवाज उठा रहे थे कि जिसने केवल, मैं उनका आंकड़ा दूंगा कि उन्होंने 2004 में उनकी संपत्ति थी 3000 करोड़। 2004 में कितनी थी? 3000। 2014 में उनकी संपत्ति हो गई 50,000 करोड़। 2021 कोविड के पीरियड में उनकी संपत्ति हो गई 2 लाख करोड़। और 21, 22, 23 में 2.5 साल में उनकी संपत्ति हो गई 12 लाख करोड़। ऐसा कहीं जादू बताओ भाई हमको भी, हम भी बोलेंगे हमारे मजदूरों को, तुमको काम करने की क्या जरूरत है? मोदी के पास ऐसी गोली है कि वो खाते ही आप 2.5 साल में 12 लाख कमा सकते हो। ये मेरे आंकड़े नहीं, उन्हीं के हैं।
और ये तो हम यही है तो हम पार्लियामेंट में उठाए थे, यही दिग्विजय सिंह साहब ने उठाया, यही मैंने उठाया, लोकसभा में राहुल जी ने उठाया और हमारे भाषण को पूरा खत्म कर निकाल दिया। क्यों भाई? कोई तो अनपार्लियामेंट्री उसमें नहीं था। तो मैं आगे बताऊंगा राहुल जी का भाषण क्यों निकाला। उन्होंने क्या पूछा, आपके विदेशी दौरों में अडानी जी कितनी बार गए? क्या ये अनपार्लियामेंट्री है? नहीं। कितनी बार आपको बाद में ज्वाइन किए, यानी आप जाने के बाद फिर वो मिले, क्या ये भी है? आपके विदेशी दौर के तुरंत बाद वे कितने देशों में गए, यानी मोदी साहब इधर आना, अडानी साहब उधर जाना, वो कितने बार, और इन देशों में कहां कहां अडानी को ठेका मिला, ये उन्होंने पूछा। लेकिन सारे इसको निकाल दिया पार्लियामेंट के इसमें से, प्रोसीडिंग में से। और मैंने राज्यसभा में पूछा यही चीजें, और ये 13 गुना कैसी संपत्ति बढ़ी वो बताई है, और दूसरी चीजें भी हमने कही, वो मेरे भी 6 पूरे पैराग्राफ्स निकाल दिए। ऐसा एक शायर ने ये कहा है, क्या कहा है? बिन मेहनत उसकी किस्मत, बिन मेहनत उसकी किस्मत ऐसी बदली, एक दराई सागर बन बैठा, एक दराई सागर बन बैठा, ये भी कोई बात हुई? और ये बनाने वाले कौन है? मोदी जी है। इसको पब्लिक का पैसा, पब्लिक की प्रॉपर्टी, चलो ये ऐसा है, ये लाइफ इंश्योरेंस से, बैंकों से पैसे ले लो, खरीदो एयरपोर्ट, खरीदो पोर्ट, ये सब हाईवे, सोलर, विंड, गैस, मीडिया, सबको सीमेंट, सभी खरीदे। किसके पहले से? पैसे से, पब्लिक के पैसे से, पब्लिक की प्रॉपर्टी खरीदे, और सरकार बेच रही है कि करके। तो देख लीजिए इसको, सोचिए इसके बाद, कम से कम अब तो आप जागृत होके एक मूवमेंट तैयार करेंगे, ऐसा मैं समझूंगा। और इसी के लिए तो हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे थे। हम चाहते थे भाई पार्लियामेंट के मेंबर मिलके एक कमेटी बनाए, वो कमेटी जांच करेगी, यही तो कह रहे थे, इसीलिए तो हमारे लोग लड़ रहे थे, लेकिन सबको नोटिस देके बाहर कर। ये एक तरफ। दूसरी, मैंने यही कहा कि अनपार्लियामेंट्री हमारा कुछ भी नहीं था, और मैंने एक शायरी कही थी, वो शायरी भी निकाल दी। अरे वो शायरी तो मेरी नहीं थी, वो शायर की थी, कोई किसी ने लिखा था। क्या लिखा था? नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। मैंने बोला ना पहले ही, बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे,
मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को टैक्स, रबर पे टैक्स, पेपर पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, बच्चों के दूध पे टैक्स, हर चीज पे, खाने के चीजों पे टैक्स। तो वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। ये है, मैंने मोदी जी साहब वो सरकार के विरोध में कहा था, लेकिन ये भी अनपार्लियामेंट्री बोले। आप ही बताइए इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? क्या है असंसदीय? क्या है इसमें? किसी को ठोस दे रहे हैं। किसी ने, कवि ने, किसी शायर ने ये कहा, मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? मैंने बताया, एक शायर ने ऐसा बताया, तो ये भी निकाल दिए। आज भारत का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कम से कम 44 करोड़ लोगों के हालत बहुत बुरी है। रोज 105 मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। 2019 से 2021 के बीच 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की, और उसकी चिंता सरकार को नहीं है। सरकार दावा करती है कि जैसे हर तरफ हरियाली, खुशहाली है। भारत को आजादी 1947 में मिली, लेकिन बीजेपी आरएसएस ये समझती है कि उनको आजादी 2014 से मिली, क्योंकि उनके लोग कोई मरे नहीं, कोई गए नहीं, कोई सूली पे चढ़े नहीं, उनको क्या मालूम पाप विचारों को। तो वो 2014 में आजादी मिली समझते हैं। लेकिन जो लोगों ने, जिन पार्टी ने, जिन नेताओं ने जेल झेली, मार खाए, लाठी खाए, उनको मालूम होता है। आपको क्या था? आप तो गद्दी पे बैठे हैं, सुख चैन से सरकार कर रहे हैं, और हर जगह जाना, टिंगल उड़ाना। मेरे को भी बोले हो कहीं, भाई जब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वो प्रचार कर रहे थे, और इस बार भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ही प्रचार शुरू किए। मैंने पूछा उनको, क्यों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपको बहुत पसंद है क्या? तो नहीं, लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं। तो ठीक है, हमने कहा, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा, मुझे मौका नहीं मिला। भाई ये गरीब वहां से जो चुनाव में ठहरे थे, वो हारने के बाद वो बोल रहे कि मेरे को गरीब को हराए, गरीब को हराए। मैं कभी उनके जैसा गरीबी किसको बताया नहीं, और मैं गरीब हूं तो किसी को नहीं कहूंगा मैं गरीब हूं। मैं चलूंगा स्वाभिमान से, चलूंगा सेल्फ रेस्पेक्ट से चलूंगा। मेरी किसी को गरीबी बता के हमदर्दी लेना नहीं है। मुझे काम करके लोगों की हमदर्दी हासिल करना है, काम करके मुझे वोट लेना है, बात करके नहीं। और मैं अपने 51 साल में वो काम किया हूं, करते रहूंगा। और आज इसकी भी बात वो नहीं करते। ग्रीन रेवोल्यूशन किसने लाया, व्हाइट रेवोल्यूशन किसने लाया, दूध, आज जो कोऑपरेटिव डायरीज है, और जो जिस एक दाना भी इस देश में नहीं मिलता था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सभी ने मिलकर ग्रीन रेवोल्यूशन किया। आज अनाज का भंडार भरा हुआ है गोडाउन में, और लोगों को जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम जो अनाज दे रहे हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का काम है, कांग्रेस का काम है, सोनिया गांधी का काम है। तुम्हारा क्या है भाई? हम जो बनाए हैं उसमें 5 केजी कोविड में देकर, ये प्रधानमंत्री का क्या है, वो प्रधानमंत्री दे रहे। अरे बनाया इस देश को हमने,
उगाया हमने, अनाज पैदा कर हमने, और आप कांग्रेस को रोज गालियां देते। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, यही बात करते हैं। अगर हम 70 साल में कुछ नहीं करते, मोदी साहब आज इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। इसके बाद एक इसी मोबाइल की बात करते हैं। बहुत सी जगह मैं भाषण में उनका सुनता हूँ, उनके लोगों का, कि मोबाइल हमने 120 करोड़ या 30 करोड़ लोगों के हाथ में दिया। अरे ये तो मोबाइल कंप्यूटर राजीव गांधी जी ने लाया। उस वक्त तो आप उसको टीका करते थे, उस वक्त तो कांग्रेस को आप अलग सलग बोलते थे, और हमारी मोबाइल लेके हमारी सेल्फी उठा के हमको दिखा रहे हो। ये सब हमारा है बेटे, तुम्हारा कुछ नहीं। आपका सिर्फ एक ही है कि किसी तरीके से कांग्रेस को नीचा दिया। बार बार बोलना गांधी फैमिली आती, क्या गांधी फैमिली के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी? अरे गांधी, अब सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश की? कभी प्राइम मिनिस्टर बने, कभी मिनिस्टर बने? कुछ नहीं। लेकिन रोज उठते ही उनके खिलाफ क्यों बोलते हैं? कोई पॉलिसी है तो बोलो, कहीं गलती है तो बोलो, लेकिन व्यक्तिगत बोलते ही जाना उनके खिलाफ। क्योंकि उनके खिलाफ अगर हम बोलते गए, अगर उनकी छवि खराब हो गई तो कांग्रेस खत्म होता है, ये उनके दिल में है। राहुल गांधी जी के लीडरशिप को, सोनिया गांधी जी को लीडरशिप को अगर कमजोर तरीके से वो देखे करे, तो वो एक चाहते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, इनको अगर टारगेट करे। ये उनका मकसद है, इसीलिए वो बार बार राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को एक टीका करते रहते हैं। लेकिन हम डरने वाले नहीं। चलो, ये तो ऐसा होता है, आप बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। कभी ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आगे आने वाले दिन हम लोग देखेंगे और सभी मिलके काम करेंगे। जरूर 2024 में कांग्रेस और दूसरे हमारे दोस्त पार्टियां मिलके जरूर सरकार बनाएंगे। या हम सबकी कोऑपरेशन से बनेगा, कलेक्टिवली बनेगा। तो आप बार बार छाती ठोक के नहीं करते। मैं देखा पार्लियामेंट में बार बार यही कहते, ये मोदी एक तरह, सारे अपोजिशन एक। भाई इतनी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, मोदी अकेला एक तरफ। अरे तुम अकेले हो, बीजेपी पार्टी है तुम्हारे साथ, आरएसएस है तुम्हारे साथ, दूसरे लोग हैं तुम्हारे साथ। पाप बेचारे इनको बनाने वाले तो घर में बैठ गए, और इन्हों अकेला छाती ठोक ठोक के बोलते हैं मैं अकेला काफी हूं सबके लिए। 56 इंच जरा कमजोर हो गया, जरा 1 इंच कम हो गए जैसा दिख रहा, देखेंगे फिर। मैं 56 इंच की बात नहीं करता, लेकिन जो आदमी अपने आप को इतना घमंड से बात करता है, जनता उसको डेमोक्रेसी में सहन नहीं करेगी। ये लोकतंत्र है। इसीलिए मैं उनको यही कहना चाहता हूं, कम से कम ये ऐसी बातें बोलने का तो आप छोड़ दीजिए, और जाकर एक तरफ तो प्रजातंत्र की बात करते हो, क्या कहते हो भाई, लोग हमको चुने हैं लोकतंत्र की, लेकिन जहां जहां लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार हमारी पार्टी जीती, मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जीती, किसने खरीदी परोस करके सरकार बनाया तोड़ फोड़ के। कर्नाटक में हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में थी, गोवा में हमारी मेजोरिटी थी, मणिपुर में क्या किया, ये सब आपके सामने है।
और यही लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि को वो बुला लेते हैं, डराते हैं, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का डर उनको बिठाते हैं और हमारे ऊपर डर बिठा के पाप बिचारे को लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स में है, वो फलाने में है, इसको ये कलंकित है, कांग्रेस से चुना है, उसको डराते हैं। लेकिन वही कांग्रेस का आदमी, वही किसी और पार्टी का आदमी, वो जब बीजेपी में लेते हैं ना, तब वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। शाह और मोदी जी के पास इतना बड़ा वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में ये लोगों को डालते ही वो क्लीन हो जाता। तो ऐसे लोगों से हमको सीखना नहीं है, आपको भी सीखना नहीं। इसीलिए मैं हाँ वो तो जब ये जब आपको तो मालूम है, जब हमारी आएगी तो वो करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। तो मैं आखिरी में यही कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जो व्यक्ति अपने ही गुणों का बखान करता रहता है वो अक्सर सबसे कम गुणी होता है। उनका ये एक भाषण था, उन्होंने कहा था। इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा कि मेरी मजदूर भाइयों से अपील है, ये सरकार की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, एंटी लेबर पॉलिसी है, इसका डट कर मुकाबला हमको करना है, आगे बढ़ना है। और हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं और मिलकर चलेंगे। और जो राहुल जी का कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो, पहले तो भारत जोड़ो की यात्रा वो 3700 किलोमीटर वो खुद चले, उनके साथ दिग्विजय सिंह साहब भी थे और भी लोग हमारे पार्टी के थे। तो आज हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम है, आप हर जगह उसको मिलके काम करिए और कांग्रेस को मजबूत बनाइए। यही मैं कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।